चलिए, अब ये जो सामने जो डायग्राम दिख रहा है आपको अभी, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है और इसमें हमने 3 मटेरियल लिए हुए हैं इस डायग्राम में। पहला जो मटेरियल है वो है माइल्ड स्टील का, तो माइल्ड स्टील का ग्राफ मैंने आपको अभी जो क्लास थी उसमें पिछली इसमें समझाया था कि जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे-वैसे स्ट्रेन बढ़ता है ना? और एक रीजन आता है जिसमें यहाँ पर ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको जो क्या बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। ये वाला जो रीजन है प्लास्टिक रीजन है और ये अल्टीमेट पॉइंट है पराभव बिंदु और उसके बाद में यहाँ पर फ्रैक्चर पॉइंट आता यस। है ना? तो उसके बाद ये टूट जाता है वायर। लेकिन इसी प्रकार का यदि हम कच्चे लोहे के लिए बनाना चाहें, तो वो इस प्रकार से आएगा कास्ट आयरन और ये कंक्रीट के लिए, है ना? यहाँ पर आपको जो 3 डायग्राम दिख रहे हैं, इसको थोड़ा-सा यदि आप ध्यान से देखें, तो ये कास्ट आयरन की जो कर्व है, ये कच्चे लोहे की जो कर्व है, ये एकदम ऐसी सीधी-सीधी जाएगी और इसके बाद में इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं है ना? ये वाला जो क्षेत्र है, ये नहीं दिख रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। यस सर। है ना? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। वैसे कंक्रीट की जो यदि ग्राफ यदि बनाएँ हम, तो ये कंक्रीट की ग्राफ जो है और नीचे झुकी हुई है। इसका स्लोप और ज़्यादा नीचे है ना? इसको थोड़ा-सा मैं आपको इन दोनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कास्ट आयरन के लिए यदि इस पॉइंट की बात करूँ, आपको रेड कलर का ये बिंदु दिख रहा है इसमें? यस सर। है ना? इस बिंदु यस के लिए सर। यदि मैं यहाँ से ऐसी लाइन खींचूँ, तो मेरा स्ट्रेस ये इस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। और इस बिंदु के लिए स्ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यदि ये यदि ऊपर वाली कर्व की बात करूँ, तो इसके लिए स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेन इसमें बहुत कम है। वैसे ही यदि इसके लिए बात करूँ, इसी पॉइंट पर, तो स्ट्रेस बहुत कम है, लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा है। देखो ये वाली लंबाई ज़्यादा दिख रही ना? ये लंबाई ज़्यादा इस यस। पॉइंट के लिए ये वाली लंबाई ज़्यादा है, लेकिन इस पॉइंट के लिए ये वाली जो लंबाई है, ये कम है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है ना? इसलिए वैसे यदि इस पॉइंट की इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यदि यहाँ की बात करूँ, तो इस पॉइंट पर स्ट्रेस ये है और स्ट्रेन भी ये, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन लगभग बराबर जैसे ही है। ठीक है ना? यस। तो जो कंक्रीट है, कंक्रीट में समझो स्ट्रेस को यदि हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, तो उसमें परिवर्तन या बोलना चाहिए विकृति भी ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। कास्ट आयरन में उतने ही स्ट्रेस के लिए विकृति कम उत्पन्न हो रही है क्योंकि ये सीधी खड़ी है ना? और स्ट्रेस में और ये माइल्ड स्टील की यदि बात करूँ, तो उतने ही स्ट्रेस के लिए यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मेरा जो रेड कलर का कर्सर देखो, यदि इस स्ट्रेस के लिए बात करूँ, तो इस स्ट्रेस के लिए इसमें ये पॉइंट यहाँ आ रहा है और विकृति कहाँ इतनी ज़रा-सी है ना? वैसे इस पॉइंट को यदि मैं आगे बढ़ाऊँ, कास्ट आयरन पे ले जाऊँ, तो कास्ट आयरन पे स्ट्रेस तो इतना है, ये वाला, लेकिन विकृति इसको यहाँ नीचे लाऊँ, तो ये वाला पोर्शन विकृति दिखा रहा है। इसी पॉइंट को यदि मैं और आगे ले जाऊँ, तो मेरी कंक्रीट की कर्व तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही है ना? इसका मतलब ये है कि कंक्रीट के लिए स्ट्रेस का मान थोड़ा-सा ज़्यादा होने पर भी थोड़ा-सा स्ट्रेस का मान थोड़ा-सा ही बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें विकृति का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़िया। ठीक है? और कास्ट आयरन के लिए जो है ना, तो यदि हम इन तीनों को यदि कंपेयर करें, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि यंग्स मॉडुलस का जो मान है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशियो है, वो माइल्ड स्टील के लिए सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन-सा है? माइल्ड स्टील है या नर्म लोहा है। और उससे कम प्रत्यास्थ कौन-सा है? कच्चा लोहा और उससे भी बहुत कम प्रत्यास्थ क्या है? कंक्रीट है। तो ये जो 3 डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम यहाँ पर इकट्ठा आपको ये समझाने में सफल हो जाते हैं कि प्रत्यास्थता किसकी ज़्यादा है। ये समझ में आया आप सभी लोगों को? यस सर।